फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। इसके बाद क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, नए गीत रचे गए, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा मापने को एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली, फ्रेंच जैसी भाषा और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की भाषा बन गई वो। यानी जो फ्रेंच की भाषा थी उसे ही मान्यता दी गई, बाकी भाषाओं को निरस्त कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित वर्ग एवं अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ कर दिया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। इस चीज़ को हम मानते हैं कि वहां पर उसने प्रजातंत्र को नष्ट किया, लेकिन नेपोलियन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार इसने समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सीधा बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई आज़ादी चखी।
उनको नया नया आज़ादी का स्वाद मिला और इस तरह से उद्योगपति, खास तौर से लघु सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक थे, वो सब एक समान कानून का खूब बढ़ चढ़कर फायदा उठाने लगे, उनके समर्थक बन गए। क्योंकि अब पूरे प्रदेश में एक प्रकार के भार मापक थे, एक प्रकार के बाट थे, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होने लगी थी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में तो अनेक स्थानों में जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही और कई शहरों में ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और बारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन हो रहे भर्ती से जो नुकसान हो रहा था और जो प्रशासनिक परिवर्तन हो रहे थे, इसको वो उनको पसंद नहीं आया। आगे है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बंटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्तता का अधिकार था उनके क्षेत्र पर। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर हम ऑस्ट्रिया हंगरी की बात कर लें। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैम्बर्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स, कैरिटॉल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैम्बर्सबर्ग एम्पायर में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालवी भाषा वाले प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैम्बर्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ तक इसमें कन्फर्म हो गए हैं कि क्या स्थिति बन गई थी उस वक्त यूरोप की। हैव ए नाइस डे।